Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the social contract theory given by रूसो। तो आज हम सामाजिक समझौतावादी विचारक रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो ने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता में किया है। इस रचना में रूसो ने आदर्श समाज की स्थापना की युक्ति सुझाई है जिससे कि मानव जाति को प्राकृतिक अवस्था के कष्टों से छुटकारा मिल सके। जिस प्रकार होब्स और लोक ने राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौते को माना है, ठीक उसी तरह रूसो के अनुसार भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का ही परिणाम। रूसो ने अपने राजनीतिक विचारों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनाया है। रूसो का मूल प्रयास है व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच में उचित सामंजस्य स्थापित करना। व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के उद्देश्य क्या क्या है? तो रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्देश्य है एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना जहां राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित हो सके और जहां मानव जाति अपने कष्टों से छुटकारा पा सके। उसके समक्ष समस्या इस प्रकार के समुदाय का निर्माण करना है जो अपनी सामूहिक शक्ति से प्रत्येक सदस्य के जीवन और उसके धन की रक्षा कर सके और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ मिलकर रहते हुए भी केवल अपने आदेश का पालन कर सके और पहले की तरह ही स्वतंत्र भी रह सके। रूसो इस समस्या का समाधान सामाजिक समझौता के द्वारा करता है। रूसो के सामाजिक समझौता का अध्ययन हम निम्नलिखित भागों में कर सकते हैं। सबसे पहले रूसो ने मानव के स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। रूसो मनुष्य को सद्गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण मानता है। जैसे होब्स ने मनुष्य में केवल दुर्गुण बताए थे, लोक ने मनुष्य में केवल सद्गुण बताए थे। उन दोनों के विपरीत रूसो मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों को बताता है और इन दोनों का मिश्रण मनुष्य को मानता है। रूसो की दृष्टि में मनुष्य शांति प्रिय है और दयावान प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में आत्मरक्षा और सहानुभूति ये दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि के स्थान पर भावनाओं का ज्यादा महत्व है और इस अवस्था में निजी संपत्ति नैतिकता का भी उसे कोई ज्ञान नहीं था। इस अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय था, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था और प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य उदात वन्य प्राणी था। व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर था और उसका जीवन भी चिंता रहित था। वह अपना जीवन प्रकृति के अनुसार ही व्यतीत करता था। उसमें ऊंच नीच का भी कोई भेदभाव नहीं था। मनुष्य दूसरों के हितों को हानि नहीं पहुंचाते थे। उदात व्यवहार सहज प्रवृत्तियों पर ही आधारित था। उसके बाद रूसो ने समझौते का कारण बताया है। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शांति प्रिय था और सुखमय जीवन व्यतीत करता था। यदि ऐसा था तो समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रत्येक समझौतावादी विचारक जैसे होब्स और लोक ने भी इसके लिए अलग अलग कारण बताए हैं। रूसो का ये कहना है कि तर्क और संपत्ति के उदय से प्राकृतिक अवस्था की सुख और शांति समाप्त हो गई थी और समाज में आर्थिक असमानता में भी बढ़ोतरी हो गई थी। कला और विज्ञान, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, जनसंख्या में वृद्धि से सभ्य समाज की स्थापना हुई जिससे मनुष्यों की प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता भी खो गई। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही मनुष्यों में ईर्ष्या द्वेष के संबंध स्थापित हो गए। इससे प्राकृतिक अवस्था कष्टकारी हो गई और प्राकृतिक अवस्था की कष्टकारी बन जाने पर ही मनुष्यों ने एक नए आदर्श समाज की स्थापना के लिए समझौता किया। फिर रूसो सामाजिक समझौते की विधि बताता है कि समझौता किस प्रकार हुआ। रूसो के सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक ओर तो व्यक्तिगत स्थिति में होता है और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी निगमित स्थिति में भी होता है। अर्थात समझौते के दो पक्ष होते हैं, एक और व्यक्ति और एक और पूरा समुदाय। यह समझौता दो पक्षों के बीच में होता है।
व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन। सामाजिक समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सार्वभौम को सौंप देते हैं। व्यक्ति को समझौता छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा से बंधा हुआ होता है और इससे वह समाज को जो कुछ भी देता है उतना ही उससे लेता नहीं है। जो कुछ उसके पास है उसको सुरक्षित करने के लिए वह पर्याप्त शक्ति भी प्राप्त करता है। इस समझौते के द्वारा पृथक व्यक्तियों के स्थान पर एक नैतिक और एक सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जिसका अपना जीवन होता है, अपना अस्तित्व होता है, अपनी इच्छा होती है और अपनी सत्ता और एकता होती है। यदि यह निकाय निष्क्रिय रहता है तो राज्य कहलाता है और सक्रिय रहता है तो संप्रभु कहलाता है। प्रत्येक सदस्य अपने सभी अधिकार और शक्तियां समाज को सौंप देते हैं और इस समझौते से उत्पन्न समाज भी एकताबद्ध, सर्वोच्च, नैतिक होता है, न कि दमनकारी और स्वतंत्रता विरुद्ध। इस समझौते से मनुष्य कुछ नहीं खोता। समाज का सदस्य होने के नाते वो जो कुछ भी समाज को देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक सदस्य के ऊपर प्राप्त भी कर लेगा। ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। यह समझौता केवल एक ही बार हुआ है। रूसो का जो समझौता है वो केवल एक ही बार हुआ है। लोक का समझौता 2 बार हुआ था, लेकिन रूसो का समझौता केवल एक ही बार हुआ। यह समझौता व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और अराजकता का अंत करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक दशा में सभी व्यक्ति ग्राम्य सुषमा के आनंद का जीवन जीते थे, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में आधारभूत परिवर्तन आए, जैसे कला और विज्ञान, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन। इनके कारण मनुष्य संघर्षित रहने से दुखी होकर अराजकता और अशांति के वातावरण को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाता है, सामाजिक समझौता करता है। इस समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सामूहिक अस्तित्व को सौंप देते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वयं समझौते का भागी होता है और इसकी स्थापना के बाद व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता। समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समाज स्वतंत्रता विरोधी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समझौता करने से इसकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खोकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। रूसो के अनुसार समझौते के द्वारा व्यक्ति सिर्फ उसी स्वतंत्रता को खोता है जो उसे असामाजिक भावनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और जो केवल शारीरिक शक्ति के द्वारा मर्यादित होती है। रूसो इसे नैतिक स्वतंत्रता कहता है। यह स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता होती है और इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा शामिल रहती है। इसलिए व्यक्ति कानूनों का पालन करके सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करता है। इस प्रकार समझौते के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। रूसो के सामाजिक समझौते के द्वारा जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और सभी व्यक्ति उसी के अधीन होते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा राज्य शक्ति और संप्रभु है। रूसो के समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदा जनहित पर आधारित होती है और न्याययुक्त होती है। सभी व्यक्ति रूसो की सामान्य इच्छा के द्वारा निर्देशित होते हैं। इस समझौते के द्वारा प्रत्येक को लाभ होता है, हानि नहीं। वह जो कुछ सबको देता है उसे संपूर्ण समाज का अभिन्न होने के नाते प्राप्त भी कर लेता है, इसलिए से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति के सभी अधिकारों का विस्रोत होता है। रूसो अधिकार को नैसर्गिक न्याय मानकर राज्य के द्वारा प्रदत्त मानता है। रूसो अधिकारों को प्राकृतिक नहीं मानता बल्कि इसे राज्य के द्वारा दिए हुए मानता है। राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो केवल एक बार घटी हो। यह तो लगातार चलने वाला कर्म है जिसे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में लगातार भाग लेता रहता है। ये थी रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। तो सबसे पहली आलोचना है तार्किक असंगतियां। रूसो ने जिन तर्कों को आधार बनाकर से राज्य का निर्माण किया है वे हास्यास्पद हैं और विसंगतियों से भरी हुई है। रूसो कहता है कि समझौते में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो पूरे समुदाय से समझौता करता है वास्तव में वह अपने से ही समझौता करता है। ऐसे कथन हमें निरर्थक प्रलाप जैसे लगते हैं। समझौते के द्वारा बनने वाला संप्रभु न तो कोई व्यक्ति है और न ही व्यक्तियों का समूह है। वे एक सामान्य इच्छा है, फिर भी उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी इच्छा है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक इकाई के साथ व्यक्ति का काम करना कल्पना लोक की बात है। दूसरी आलोचना है यह समझौता अवैधानिक है। जिस समय यह समझौता हुआ था उस समय इसे लागू करने वाली कोई वैध शक्ति नहीं थी, इसलिए इसे वैध नहीं माना जा सकता।
तीसरी आलोचना है रूसो के राज्य में व्यक्ति समाप्त हो गया है। रूसो ने राज्य की चेतना को इतना सार्वभौमिक बना दिया कि इसमें व्यक्ति एकाकार होकर रह गया। समझौते के अनुसार व्यक्ति अपने सारे अधिकार राज्य को दे देता है और समाज का सदस्य होने के नाते दोबारा से उन्हें प्राप्त कर लेता है। यह केवल सैद्धांतिक कथन है। सच्चाई तो ये है कि रूसो ने व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर दिया। चौथी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन काल्पनिक है। इतिहास में इस तरह का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि संपत्ति और जनसंख्या की वृद्धि ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन को कष्टमय बना दिया। ये सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए रूसो की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन निराधार और काल्पनिक। पांचवी आलोचना विरोधाभासी। रूसो के अनुसार समझौता व्यक्ति और समाज में होता है। दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि समाज समझौते का ही परिणाम है। उसके विचार में स्पष्ट विरोधाभास है। यदि समझौता व्यक्ति और समाज में हुआ है तो समझौते के द्वारा समाज कैसे बनेगा? समझौते से पहले भी व्यक्ति और समाज में समझौता हुआ है तो समाज समझौते का परिणाम नहीं हो सकता। इसलिए उसके विचारों में विरोधाभास है। उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत होब्स के मानव समाज के विचार पर आधारित है। आलोचकों के अनुसार कहीं रूसो समझौते को ऐतिहासिक घटना कहता है तो कहीं निरंतर चलने वाला कर। इसलिए यह सिद्धांत विरोधाभासी है। छठी आलोचना है मानव स्वभाव का गलत वर्णन। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि वह मौलिक रूप से अच्छा है और इसके सारे दोष बाहरी परिस्थितियों की देन है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। मानव स्वभाव दैत्य और देव दो प्रवृत्तियों का मेल होता है। सातवीं आलोचना है स्पष्टता का अभाव। रूसो सामाजिक समझौता को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानता है। इस कथन का कोई स्पष्ट अर्थ रूसो प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए रूसो का जो ये सिद्धांत है वो अस्पष्ट सिद्धांत है। ये थी रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं। आज की क्लास में हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ उसकी विशेषताओं और आलोचनाओं के बारे में भी हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।